ओके, तो हम इसी बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, दैट इज यूनिट 6। ठीक है, तो इसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 6 का, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि न्यूटन्स की जो डिस्कवरी थी, उसने यही बैठा हुआ था, पेड़ से एप्पल फॉल हुआ और उसने ये चेक किया कि वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गिरा। मीन्स कोई ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने उस एप्पल को अपनी तरफ खींचा था। ठीक है, तो उस फ्री फॉल को, एप्पल के फ्री फॉल को जो ट्री से गिरा था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, जो यूनिवर्सल लॉ है, मीन्स यूनिवर्स की हर जगह पे लगता है। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन इस लॉ पे पहुंचा कैसे? उसने जब ऑब्जर्व किया, मून रिवॉल्व कर रहा था अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में, और उसे घूमने के लिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए थी, और सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से सारा यूनिवर्स एक सिस्टम में फोर्सेस से बाइंड हुआ हुआ है। ठीक है, मीन सारी बॉडीज दूसरी बॉडीज के अराउंड मूव कर रही हैं। तो न्यूटन्स ने क्या कहा कि हर एक बॉडी यूनिवर्स की दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के। जैसे सपोज एक कोई प्लैनेट M1 है, या कोई एक बॉडी M1 है, दूसरी बॉडी M2 जिसका मास है। दीज बॉडीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r फ्रॉम देयर सेंटर। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे ये एप्पल है, चाहे ये अर्थ है, चाहे ये मून है और ये अर्थ है। तो हर एक बॉडी यूनिवर्स की दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी जिस फोर्स से, वो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के। मीन्स अगर ये दोनों बॉडीज दूर दूर पड़ी होंगी तो इनका जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन के, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बॉडीज पास में आ जाएंगी, आर बड़ा हो जाएगा। आर बॉडीज को पास में कर देंगे तो आर छोटा हो जाएगा, आर के छोटा होने से उन पे फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे। तो what is Newton's law of gravitation? It states that every body in this universe will attract another body with a force that is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. When we combine these two equations, we get F is directly proportional to m1 m2 by r square. On resolving this directly proportional sign, we apply a constant or a gravitational constant g. It is called constant of gravitation, and its value is 6.67 into 10 raised to power minus 27, I think. Minus value of g is 6.67 into 10 raised to power minus 11। और इसकी इसकी जो वैल्यू है, मतलब यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। मुझे जी का निकालना है, तो आर स्क्वायर उधर गया, मीन्स मीटर स्क्वायर। मासेस नीचे आए तो किलोग्राम माइनस 2। दिस वैल्यू इज इन CGS सिस्टम। और अगर मुझे सॉरी SI सिस्टम, अगर मुझे CGS सिस्टम में जी की वैल्यू निकालनी हो तो वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। न्यूटन की जगह डाइन, और मासेस की जगह सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम माइनस 2। सो जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की जो वैल्यू है, जी इज सेम। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब यूनिवर्स के कहीं भी किसी भी पार्ट में चले जाओ, जी की वैल्यू सेम फॉर ऑल द बॉडीज ऑन द अर्थ, फॉर ऑल बॉडीज ऑन अर्थ, या फिर कहीं भी किसी भी पार्ट पे। इसीलिए जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब हम जी को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ जी। देखो, अगर किसी सिंबल को या किसी यूनिट को डिफाइन करना है, तो उस सारी सिस्टम, सारी क्वांटिटीज को यूनिट बनाना होता है। एफ का फॉर्मूला है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी को डिफाइन करना है तो उसके लिए दोनों बॉडीज, सपोज मास उनके यूनिट हो गए, और वो यूनिट डिस्टेंस से दोनों बॉडी सेपरेटेड हैं। अगर मासेस भी यूनिट है, डिस्टेंस भी यूनिट है, देन एफ इज इक्वल टू जी। एफ इज इक्वल टू जी। अब यहाँ से हम जी को डिफाइन करेंगे। द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू force of attraction between two bodies of the on the earth having mass of unit
means having unit mass and their centers are separated by a distance of 1 या फिर unit. I am repeating it again. The value of this universal constant G is equal to force of attraction between two bodies, each of unit mass, and their centers are separated by a distance of unit value. ठीक है. And G की जो डायमेंशन है ये आपको पढ़ाई हुई है, m-1 L3 t-2. ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशन वैल्यू ऑफ कैपिटल G. नेक्स्ट जो स्मॉल g है वो सबने पढ़ा हुआ है. वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या होता है, या स्मॉल जी पढ़ने से पहले हम ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया है इसका एक लेक्चर था यूनिट फर्स्ट का, हम उसे रिकॉल कर लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज ये वेरी फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाई हुई हैं, तो जस्ट हम उन्हें रिकॉल कर रहे हैं. स्पेशल फीचर्स क्या हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये पॉइंट मासेस के लिए न्यूटन ने इनकी वैल्यू दी थी. ठीक है. और ये जो है थर्ड बॉडी उसकी प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते. मींस अगर तीसरी बॉडी पड़ी हुई है थर्ड बॉडी की प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी पे डिपेंड नहीं करते. नेक्स्ट मैंने बताया कि ये जो फोर्सेस हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पे भी इंडिपेंडेंट है. मीडियम जो है बीच में कि दोनों बॉडीज के बीच में कैसा है, एयर कौन सी है, वैक्यूम में पड़े हैं, वाटर में पड़े हैं, या कहीं ब्रिक की वॉल में पड़े हैं, तो उस मीडियम पे भी डिपेंड. हाँ जी. मैं आपको बता रही थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते. इंटरवेनिंग मीडियम, उनके रास्ते में जो मीडियम है, तो चाहे वो एयर में रखी गई हो बॉडीज़, वैक्यूम में रखी गई हो, या कहीं पे भी रखी हो, तो उन पे डिपेंड नहीं करते. नेक्स्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं. सेंट्रल फोर्सेस वो होते हैं जो दो बॉडीज़ के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उन पे एक्ट करते हैं. जैसे ये मास 1 और ये मास m2, ये इनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो हम r का डिस्टेंस लेते हैं. तो सेंट्रल फोर्सेस वो हैं, सेंटर जो दो बॉडीज़ के से सेंटर से जो लाइन जा रही है उनके ऊपर एक्ट करते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. कंजर्वेटिव का मतलब इनका जो वर्क डन है क्लोज पाथ का वो ज़ीरो होगा. ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. क्लियर. इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक्शन और रिएक्शन के. जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ था कि अगर हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हम एक्शन लगाते हैं, बदले में हमें रिएक्शन मिलती है. ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. क्लियर. और थर्ड बॉडी की प्रेजेंस पे भी डिपेंड नहीं करते. जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं. मींस इनके लिए भी यही आंसर आता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21. मींस न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन के. ठीक है. तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो क्या है. मीन्स अभी तो मैंने आपको कैपिटल जी के बारे में बताया. एक टर्म होती है स्मॉल जी. स्मॉल जी कहाँ से इंट्रोड्यूस होती है, जो वेट है, जैसे सारी बॉडीज जिस फोर्स से अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिस फोर्स से, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेट. एंड वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम जी से. ये जो जी है ये क्या है, ग्रेविटी है. तो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ठीक है. मैं रिपीट कर रही हूँ, वो फोर्स जिससे सारी बॉडीज अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उसे बोलते हैं वेट. और वेट की जो यूनिट और डायमेंशन है वो सेम होती है एज दैट ऑफ फोर्स. ये जो ग्रेविटेशन है जी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. मून और सन हो सकता है, सन और मर्क्यूरी हो सकता है, बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. और स्मॉल जी है वो एक अर्थ, और अर्थ के साथ दूसरी कोई भी बॉडी हो सकती है, और इसे बोलते हैं ग्रेविटी. ठीक है. मीन्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक बॉडी अर्थ है, अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ,
or some other natural planet, then gravitation is called gravity or force of gravity. ठीक है, तो अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी क्या है। सॉरी, कैपिटल जी फर्स्ट, ये है ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। स्मॉल जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी। अर्थ एंड बॉडी ये फोर्स है बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी की, एफ इज इक्वल टू जी m1/m2/r² है, और जो स्मॉल जी है वो होता है ना एफ इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से निकलता है g इज इक्वल टू f/m, वेयर जो m है वो मास है ड्यू टू अर्थ, और f जो है फोर्स एक्टिंग ऑन मास स्मॉल m। f इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास m ड्यू टू अर्थ, तो वैल्यू हो गई स्मॉल g की f/m। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन है वो लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज के ऊपर एक्ट करता है, मीन सेंट्रल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि ये दो बॉडीज के बीच में है, तो दो बॉडीज पे जो लाइन एक्ट करती है, ज्वाइन करती है, उनके बीच में लगता है। इसमें एक बॉडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अर्थ है, दूसरी बॉडी है, तो ये उनके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन होती है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ये जो ग्रेविटेशन है बिटवीन टू बॉडीज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज जीरो, कैन बी जीरो, मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विच आर केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी जीरो। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू body, yeah, one body is earth and another is any other body, can never be zero, means gravitation can be zero, but this small g gravity on the surface of earth can never be zero. Clear? Its values can also be compared. स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 10⁻⁻11। ओके, तो अभी हमने कैपिटल जी के पार्ट को पढ़ा है, अब स्मॉल जी के पार्ट को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बट स्मॉल जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से, सपोज इस हाइट से इस बॉडी को रिलीज कर दिया, जब भी बॉडी को रिलीज करते हैं तो वो अर्थ की तरफ खिंच कर आती है, क्योंकि उसके ऊपर दिस जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स होता है। जब बॉडी नीचे आती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है कंटिन्यूसली, और बॉडी एक्सेलरेट करती है। ठीक है, तो वो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए इस टर्म को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग क्या है? किस रेट से इस बॉडी की वेलोसिटी, जो फ्रीली फॉल बॉडी है उसकी वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स, रिपीट कर रही हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ freely falling object towards the center of earth. It is denoted by g, like acceleration it is a vector quantity. ठीक है, ये जो g है ये वेरी करता है अर्थ की डेप्थ के साथ, हाइट के साथ। g वेरीज विद डेप्थ ऑफ अर्थ, हाइट, एल्टीट्यूड, शेप, इन सब के साथ g वेरी करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये आर्टिकल पढ़ना है कि हाउ g वेरीज विद डेप्थ, हाइट, शेप एंड एल्टीट्यूड या लेटिट्यूड। फाइन, तो ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एसआई सिस्टम में, और सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला। और इसकी जो डायमेंशन है आपको पता है m01LT-2, ये है इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। फाइन, ये था स्मॉल जी के बारे में। और नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब जैसे ही आप स्मॉल जी सुनेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड व्हाट इज कैपिटल जी? इट इज़ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब सपोज करते हैं अर्थ एक
बॉडी एज अर्थ हमने ले ली और जिसकी रेडियस है आर, लेट एम बी द मास ऑफ द अर्थ जो उसके सेंटर पे ओ पे है। यहाँ पे बॉडी कंसिडर की अर्थ के सरफेस के ऊपर, और बॉडी का जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा वो स्मॉल एम जी। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से एक बॉडी कंसिडर की जिसका वेट हो गया एम जी, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, और कैपिटल एम अर्थ का मास है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉडी और अर्थ के बीच में लगेगी दैट इज जी, अर्थ का मास, बॉडी का मास, और इन दोनों की सेपरेशन आर, क्योंकि रेडियस आर ली है, आर स्क्वायर हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब जो फोर्स बॉडी पे लगेगा ड्यू टू द अर्थ वो है एम जी के इक्वल। सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, सो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11। अर्थ की जो रेडियस है वो सबको पता है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर्स में है ये। और अर्थ का मास कुछ 5 पॉइंट होता है इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें पुट कर देंगे, कैपिटल जी की अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, तो स्मॉल जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए 10 भी मान सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल आई है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब जी इंडिपेंडेंट है किस पे? स्मॉल एम पे, क्योंकि फॉर्मूला में स्मॉल एम नहीं आ रहा, मीन्स जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्मॉल एम। और स्मॉल एम है क्या? बॉडी का मास जो अर्थ के सरफेस पे रखी गई है। तो जी ना बॉडी के मास पे ना, क्योंकि आर भी शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, और साइज पे भी नहीं कर रही, और मास पे भी नहीं कर रही। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on the body is independent from the shape, size and mass of the body, and its value is capital G capital M by R square. नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ में हमने अर्थ की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें मास पता है। वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ से मास निकाल लेते हैं, मास इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी। सारी वैल्यूज पुट करके अर्थ का मास हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो मैंने अभी बताया 6.0 इंटू 18 होता है 10⁻24 किलोग्राम इज द मास ऑफ अर्थ। अगर डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज 6.01 इंटू 10⁻24। वॉल्यूम पता करनी है, वॉल्यूम अर्थ क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू अर्थ की हमें पता है, आर यहाँ पे पुट करके पाई पुट करके जब हम सारा सॉल्व करेंगे तो अर्थ की डेंसिटी की वैल्यू है 5478.4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये मास और डेंसिटी सिर्फ न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकते हैं, अदरवाइज एज सच आपको आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है ताकि आप न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए अर्थ की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो मैंने अभी बताया जी की वेरिएशन, डेप्थ, हाइट और एल्टीट्यूड के साथ हम वो पढ़ेंगे। वो तीनों आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।